नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस अंश बायोलॉजी वाला चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में और न्यूक्लिक एसिड को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। इससे पहले के सारे लेक्चर्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के हो गए हैं, तो न्यूक्लिक एसिड को हम जानते हैं आखिर है क्या चीज़ है न्यूक्लिक एसिड, है ना। इसको जानना क्यों ज़रूरी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आएगा। आप 12th में जाओगे बायोमोलिक्यूल्स, उसमें भी पढ़ने को मिलेगा, तो हेल्प हो जाएगा थोड़ा, है ना। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए लेक्चर को और समझिए मेरे साथ बहुत ही आसानी से इसको, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड को इसके नाम के अनुसार से समझते हैं, है ना। इसका नाम पढ़े हम ध्यान से। न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा एसिड जो किस में मिलता है, न्यूक्लियस में। किस में? न्यूक्लियस में, है ना। तो ये बात सही है या नहीं वो भी हम देख लेंगे, है ना। लेकिन जब इसका नाम दिया गया था न्यूक्लिक एसिड तो इसी के आधार पर रखा गया था, क्योंकि इस डिस्कवरी की थी किसमें? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। तो इसी कारण से इसका नाम दे दिए थे न्यूक्लिक एसिड, एक ऐसा एसिड जो न्यूक्लियस में मिलता है, ठीक है। अब इसकी जो डिस्कवरी हुई थी, इनिशियल डिस्कवरी, वो थी न्यूक्लियस के अंदर, उस हिसाब से इसका नाम दे दिए थे, है ना। लेकिन ये बात एकदम सही है क्या कि न्यूक्लिक एसिड केवल न्यूक्लियस में मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता, है ना। जैसे कि दूसरे सेल्स की बात करें, है ना, सभी सेल्स में क्या न्यूक्लियस में ही मिलता है ये न्यूक्लिक एसिड, है ना। सबसे पहले देख लिया न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़। न्यूक्लिक एसिड का मतलब हम बात कर रहे हैं डीएनए और आरएनए की, ठीक है। अब ये डीएनए और आरएनए क्या सभी सेल्स में मिलते हैं? मतलब जितने जीव हैं उसमें आपको न्यूक्लिक एसिड मिलेंगे, है ना। जो निर्जीव है उसमें भी मिलेंगे क्या, या फिर जो दोनों के बीच की कड़ी है उसमें भी मिल सकता है क्या, है ना। तो ऐसे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं आज, है ना। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड मिलता है ऑलमोस्ट सभी सेल्स में, है ना, सभी कोशिकाओं में मिलता है। उसके अलावा आपको वायरसेस में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट में भी मिलेगा, लेकिन ये एब्सेंट रहता है मैच्योर आरबीसी में, है ना। मैंने यहाँ पर मैच्योर लिखा है ना। मैच्योर आरबीसी का मतलब स्टार्टिंग में जब आरबीसी बनता है उस टाइम पे उसमें ना न्यूक्लियस रहता है, लेकिन बाद में अचानक से उसको अपना काम याद आ जाता है तो वो अपने लिए खाली जगह रखता है ताकि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सके आसानी से। इसलिए उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स क्या हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस विलुप्त हो गया, उसमें ना ही माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, ना ही उसमें गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। तो इतना खाली जगह क्या है भाई, क्यों है इतना खाली जगह क्यों रखना, है ना। इसका मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का, है ना। तो इतनी खाली जगह इसलिए रखता है ताकि उसके अंदर जो भर भर के हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को पहुंचा सके। फेफड़े से ऑक्सीजन को लेगा, वहाँ से फिर दूसरे सेल्स तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा खाली जगह इसी कारण से है उसमें आरबीसी में, ठीक है। तो हमको ये बात पता चली कि सारे सेल्स में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जिसमें डीएनए मिलता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में डीएनए मिलता है। मतलब ये दोनों ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो अपनी खुद की कॉपी बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए है ना। तो इसको बोलते हैं हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। क्या बोलते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसके पास डीएनए है, खुद की कॉपी बना सकते हैं ये, है ना। अब ये वायरसेस में, वायरसेस को हम बोलते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग, है ना। मतलब दोनों के बीच की कड़ी है ये, ठीक है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। अब इसमें भी डीएनए या फिर आरएनए मिलता है न्यूक्लिक एसिड के रूप में, है ना। न्यूक्लिक एसिड जो है इसमें डीएनए या फिर आरएनए मिलता है। एक टाइम पे डीएनए हो सकते हैं या फिर आरएनए, लेकिन दोनों साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़, है ना। न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं बायोपॉलीमर। क्या बोलते हैं? बायोपॉलीमर, है ना। बायोपॉलीमर का मतलब समझ रहे हैं ना। बायो का मतलब होता है जीव, लिविंग थिंग्स की हम बात कर रहे हैं, है ना। और पॉलीमर का मतलब एक ऐसा पॉलीमर जो छोटे छोटे यूनिट से मिलाकर बना हुआ है ना। तो ये जो छोटे छोटे यूनिट्स जो मिल के न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, ये यूनिट सेम टाइप के होते हैं फिर अलग अलग टाइप के होते हैं, है ना। ये जो यूनिट है वो होते हैं डिफरेंट टाइप के, अलग अलग यूनिट मिल के बनाते हैं एक लंबा चैन, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो ये जो पॉलीमर है वो रहते हैं हेट्रोपॉलीमर। क्या रहते हैं? हेट्रोपॉलीमर। इनको बोला जाता है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। अब आप ये समझ गए होंगे इसको मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्यों बोलते हैं, है ना। क्योंकि ये छोटे छोटे यूनिट से मिलाकर बना है, मतलब एक लंबा यूनिट है ना, ये बहुत लंबा सा बना हुआ है, चैन बना है।
तो इसी कारण से इसको बोलते हैं हम क्या, मैक्रोमॉलिक्यूल। ठीक है, अब काम क्या है इसका, है ना, ये बनता क्यों है, किस लिए, कुछ इसका पर्पस है क्या ज़िंदगी में इसका, है ना, ये क्यों बनाया जाता है ना। न्यूक्लिक एसिड है क्या चीज़, देखो न्यूक्लिक एसिड का काम है क्या, इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना, क्या करना, इन्फॉर्मेशंस को स्टोर करना। मम्मी पापा से जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं वो इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स के द्वारा क्या किया जाता है, भेजा जाता है। इन्हीं में ऐसा मैसेज लिख के भेजा जाता है मम्मी पापा के द्वारा, और उनके डीएनए आते हैं हमारे अंदर, और उनके डीएनए के द्वारा जो कॉपीज़ बनाई जाती है ना, उनसे हमारा निर्माण होता है ना। और हमारे पूरे शरीर का निर्माण क्या है, उस डीएनए में जो कोड लिखा हुआ है ना, वो कोड बाहर आता है एमआरएनए के रूप में, और उस कोड से फिर बनता है प्रोटीन। क्या बनता है, प्रोटीन, है ना। तो वो एक्सप्रेस होता है प्रोटीन के रूप में। डीएनए में जो मैसेज है वो एक्सप्रेस किस रूप में होगा, प्रोटीन के रूप में। ठीक है, तो ये डीएनए का मेन फंक्शन क्या हुआ फिर, डीएनए का मेन फंक्शन है कि पेरेंट्स से इंफॉर्मेशंस को क्या करना, कैरी करना, और उन्हें किसके पास लाना, बच्चों के पास। ठीक है, और वहाँ पर ये एक्सप्रेस होते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कैसे, पेरेंट्स से ही जो डीएनए इन्फॉर्मेशन मिला है वो पेरेंट्स की तरह है, क्योंकि पेरेंट्स में जैसे प्रोटीन्स पाए जाते हैं वैसे प्रोटीन्स ये बच्चों में भी बनाने लगते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन्स के रूप में एक्सप्रेस होते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आया था डीएनए में, लेकिन एक्सप्रेस होता है किस रूप में, प्रोटीन के रूप में, क्योंकि प्रोटीन के कोड किस में लिखे गए हैं, डीएनए में लिखे गए हैं, और उसी डीएनए से फिर क्या बनता है, एमआरएनए। अब वो इन्फॉर्मेशंस फिर आगे जाके राइबोसोम में क्या होते हैं, कोड होते हैं, प्रोटीन वहाँ पर बनते जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए यहाँ पर कि न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, किसके, न्यूक्लियोटाइड्स के। मैं बताया ना छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना होता है, वो छोटे छोटे यूनिट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाएंगे तो उससे हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होगा, किसका, न्यूक्लिक एसिड का। ठीक है, अब इसको बोला जाता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोलते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ये बात याद रखना बिल्कुल, है ना, कि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि किसी पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, न्यूक्लिक एसिड को, प्रोटीन को, अमीनो एसिड को, कार्बोहाइड्रेट को, है ना। तो क्लियर होना चाहिए आपको, न्यूक्लिक एसिड को कहा जाता है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। क्लियर। चलिए, ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है ना। बाकी दूसरे कंपाउंड्स भी हैं, है ना, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ठीक है, इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा रहती है। अब न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के रहते हैं, मतलब अभी तक कितने प्रकार के खोजे गए हैं आपके हिसाब से बताइए, है ना। अभी तक हमने केवल 2 प्रकार के सुने, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, है ना। न्यूक्लिक एसिड के कितने प्रकार, 2, एक है डीएनए और एक है आरएनए, है ना। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, आरएनए और डीएनए का नाम ना उनमें पाए जाने में शुगर मॉलिक्यूल्स के आधार पर दिया गया है। आरएनए में आर वाला शुगर मिलेगा, मतलब राइबोज शुगर, डीएनए में डी वाला शुगर मिलेगा, मतलब डी राइबोज शुगर। ठीक है, नाम के अनुसार से समझना है हमको, है ना। अगर आरएनए को आप पूरा इसका नाम पढ़ें, आरएनए का अगर आप पूरा नाम पढ़ते हैं उसमें स्पष्ट लिखा है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो जो राइबो वर्ड दिया गया है वो इसमें पाए जाने वाले शुगर के आधार पर दिया गया है। डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो ये जो डीऑक्सी है ये शुगर का नाम है। क्लियर। ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, हमको मालूम है ना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस को कैरी करते हैं और बच्चों में पहुंचाते हैं। क्लियर। अब आप सोच रहे होंगे कि आरएनए और डीएनए को एक बार देख ही लेते हैं, है ना। तो आपको दिखा देते हैं भी आरएनए डीएनए एक बार, है ना। ये देखिए आपके पास आ गया आरएनए और डीएनए। ये जो आप देख रहे हैं ये सिंगल स्ट्रैंडेड वाला ये है आरएनए। क्या है, आरएनए। अब ये जो राइट साइड में आपको डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर, ये है डीएनए। क्या है, डीएनए। अब ये जो स्ट्रैंड है ये बना है शुगर और फास्फेट से। किससे, शुगर और फास्फेट से, है ना। और यहाँ पर आपको जो नाइट्रोजनस बेस दिखाई दे रहा है, ठीक है,
नाइट्रोजनस बेस में कोई पेयरिंग नहीं दिख रही है आपको, केवल एक नाइट्रोजनस बेस ऐसे दिख रहा है, एक ठो ऐसे लगा हुआ, ये है आरएनए का, और डीएनए में ऐसे पेयरिंग में मिलता है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्या है आगे, क्या है आगे देख लेते हैं ना। चलिए आगे है हमारे पास हिस्ट्री। क्या है, हिस्ट्री। अब हम देखेंगे इतिहास के बारे में। तो इतिहास तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है ना। इतिहास समझेंगे एक कहानी के रूप में हम, और बहुत ही आसानी से, है ना। तो जब इसकी डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लिक एसिड की, है ना, इसकी जब डिस्कवरी हुई थी तो इसको सबसे पहले खोजा गया था फ्रेडरिक मिशर के द्वारा। किसके द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा, है ना। इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी की या फिर न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी की थी, है ना, फ्रेडरिक मिशर ने। और इन्होंने इसको कौन से सेल्स में खोजा, इन्होंने इसको खोजा था पस सेल्स में, पस सेल्स के न्यूक्लियस में। किसमें, पस सेल्स के न्यूक्लियस में। पस सेल्स मतलब समझ रहे हैं ना, जहाँ पर चोट लग जाती है तो वाइट वाइट कुछ निकलने लगता है, कुछ दिन के बाद अगर वो पक जाता है तो वो एरिया है ना, तो उसको बोलते हैं पस। ठीक है, उस पस सेल से इन्होंने, फ्रेडरिक मिशर ने क्या प्राप्त किया था, डीएनए प्राप्त किया था, उन्होंने डिस्कवरी की थी। तो उस टाइम पे इसको उन्होंने डीएनए नाम नहीं दिया था, है ना। उस टाइम पे उन्होंने इसका नाम रखा था क्या, न्यूक्लियन। क्या नाम रखा था, न्यूक्लियन। ठीक है, इन्होंने किससे प्राप्त किया था, पस सेल से। पस सेल्स का मतलब यहाँ पर हम बात करें डेड WBC की। ठीक है, डेड WBC। अब इससे क्वेश्चन क्या आएगा कि न्यूक्लियन टर्म किसके द्वारा दिया गया है। तो न्यूक्लियन टर्म दी गया है FM रेडियो के द्वारा, फ्रेडरिक मिशर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, हो गया। और इन्होंने डीएनए की डिस्कवरी सबसे शुरू में कौन से सेल्स में हुई थी, तो WBC में हुई थी, डेड WBC में हुई थी, पस सेल्स में हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसकी आगे की कहानी, है ना। डीएनए जो नाम दिया गया था वो दिया था मेरे दोस्त अल्ब्रेट कोशल के द्वारा। ठीक है, मेरे एक दोस्त का नाम है कौशल, तो उसने डिस्कवरी की थी डीएनए नाम की, या फालतू टाइप का डिस्कवरी किया था, है ना। नाम देना कौन सी बड़ी बात है ना। तो डीएनए नाम दिया गया था अल्ब्रेट कोशल के द्वारा। इन्होंने यह बताया था कि ये जो डीएनए का जो नेचर है वो एसिडिक नेचर है। एसिडिक प्रॉपर्टी कौन बताए थे, अल्ब्रेट कोशल ने बताया था। ये काम की चीज़ बताया, डीएनए नाम रख दिया वो ठीक है, लेकिन काम की चीज़ ये है कि इसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज है। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसकी आगे की कहानी क्या है। रिचर्ड अल्टमैन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसको क्या किया था, न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था। रिचर्ड अल्टमैन ने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था, और इन्होंने यह बताया जो एसिडिक नेचर का चीज़ है ये असल में क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। क्या है, न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड किस आधार पर बोल दिया इन्होंने, समझ रहे हैं ना। न्यूक्लियस में कोई एसिडिक चीज़ मिला, उसके आधार पर इन्होंने क्या बोला, इसको न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो फास्फोरस रिच था, न्यूक्लिक एसिड एसिडिक नेचर का था। ठीक है, चलिए अब तो इसकी डिस्कवरी देख लिए हम, है ना। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर कौन दिए थे, है ना। स्ट्रक्चर दिया गया था किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर बताया था, और वो स्ट्रक्चर था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, और इन्होंने एक डाटा के आधार पर यह स्ट्रक्चर दिया था। वो डाटा जो बनाया गया था वो था रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किंस के द्वारा। इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन डाटा बनाया था, पूरा डीएनए का एक डाटा बनाया था एक्सरे डिफ्रेक्शन टेक्निक से, और उस डाटा के आधार पर स्ट्रक्चर बताया किसके द्वारा, वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। डाटा कौन बनाए, रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन, लेकिन इसको बताया कौन, वाटसन एंड क्रिक ने, है ना। मतलब ये दोनों इसके अंदर काम कर रहे थे, ये इसका हेड है, वाटसन एंड क्रिक ठेकेदार है, ये दोनों इसके अंदर काम करने वाले वर्कर्स हैं, ऐसा मान लो। इन दोनों ने काम किया और नाम किसका हुआ, ठेकेदार का। इस ठेकेदार ने घर बनाया है, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसा। ठीक है, चलिए रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन का नाम याद रखना, है ना। रोजालिंड फ्रैंकलिन फीमेल है ना, एक औरत है भाई, और मॉरिस विल्किन एक मर्द है ना, एक आदमी है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं कि इसके लिए इनको अवार्ड मिला या नहीं। ठेकेदार को बस मिला या उसके वर्कर्स को भी मिला, है ना। तो वाटसन, क्रिक और विल्किंस को नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1962 में। ठीक है, लेकिन
फ्रैंकलिन का नाम यहाँ पर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम भाई, है ना। तो फ्रैंकलिन क्या हुआ कि रोजलिंड फ्रैंकलिन कैंसर से मर गई थी, इस कारण से उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिल पाया, क्योंकि नोबेल प्राइज़ मरे हुए को नहीं मिलता है इस कारण से, वरना इनको भी अवार्ड मिल जाता उस टाइम पे, है ना, अगर वो जिंदा रहती तो। चलिए, वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था वो कौन सा था, डबल हेलिक्स मॉडल। क्या था, डबल हेलिक्स मॉडल। नाम याद रखेंगे स्पष्ट रूप से, है ना, कि कौन सा मॉडल प्रस्तुत किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, तो डबल हेलिक्स मॉडल क्लियर होना चाहिए, है ना। इनके द्वारा जो स्ट्रक्चर दिया गया था वो कौन सा स्ट्रक्चर था, 2D स्ट्रक्चर था, 3D स्ट्रक्चर था, कौन सा स्ट्रक्चर था, है ना। इनके द्वारा जो दिया गया था वो था 2D स्ट्रक्चर, और 2D स्ट्रक्चर किसका था, DNA का था, किसका, DNA का, ठीक है। और ये जो DNA है वो कौन सा DNA था मालूम, वो BDNA था। कैसा था, BDNA। अब आपको समझ में नहीं आएगा क्या क्या बोल दिया मैं ऐसे करके, है ना। देखिए, 2D स्ट्रक्चर का मतलब है कि जिसको आप केवल एक एंगल से देख सकते हो, है ना। 3D स्ट्रक्चर का मतलब इसको आप 3 डायमेंशनल व्यू में देख सकते हो, है ना। तो 2D स्ट्रक्चर बनाया था इनके द्वारा, है ना, सीढ़ी की तरह, ठीक है, वो 2D स्ट्रक्चर है वैसा, ठीक है। अब आपको मैं नोबेल प्राइज़ कैसा रहता है वो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये है नोबेल प्राइज़, ठीक है। ये जो नोबेल प्राइज़ है वो वाटसन क्रिक और विल्किंस को मिला था, लेकिन आर फ्रैंकलिन को नहीं मिल पाया था, क्योंकि उनका डेथ हो गया था उस टाइम पे जब नोबेल प्राइज़ मिल रहा था, तो ठीक है। और ये जो DNA की संरचना है वो ऐसे रहती है, देखिए यहाँ पर, ये है BDNA। ऐसा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया गया था उनके द्वारा, ठीक है, वाटसन क्रिक के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्या है राज नेक्स्ट, है ना। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में। देखिए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में हमको मालूम है, इतना सारा चीज़ देख ली, इतिहास पढ़ ली, हर चीज़ हो गया, है ना। अब हम क्या देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में कौन कौन से यूनिट से मिलकर बना होता है। हमने इसको बोला है हेटेरोपॉलीमर, तो कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनसे मिलकर बना है ना। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, मोनोमेरिक यूनिट्स है जिनको मिलाकर क्या बनाया गया है, न्यूक्लिक एसिड बनाया गया है, ठीक है। व्हाट इज़ द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स से मिलकर बना हो। न्यूक्लियोटाइड जो है उनको फॉस्फेट एस्टर ऑफ न्यूक्लियोसाइड्स बोला जाता है, और यह 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। अब अभी तो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की, और कहाँ पर ये न्यूक्लियोसाइड आ गया है ना, किसको साइड कर दिए भाई हम, है ना। तो यहाँ पर ये टर्म याद रखना, इसको बोला जाता है फॉस्फेट एस्टर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड। अभी हम समझेंगे क्या होता है न्यूक्लियोसाइड, है ना। न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है अगर हम फॉस्फेट को साइड कर देते हैं तो हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, है ना। लेकिन फॉस्फेट को हम जब जोड़ देते हैं, टाइड कर देते हैं ना, टाइड मतलब बांधना, है ना। जब फॉस्फेट को साइड करेंगे तो न्यूक्लियोसाइड, फॉस्फेट को टाइट करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड, क्लियर, है ना। अभी आगे समझते हैं, फिलहाल के लिए तो आप ये समझिए कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है ना। ये जो तीनों दोस्त हैं ना, ये मिल के दुनिया पर राज कर रहे हैं, उनका नाम देखिए। यहाँ पर तो KGF का एक धुन चलना चाहिए था, टन 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 टन, है ना। ये देखिए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और एक फॉस्फेट ग्रुप, ये 3 चीज़ है जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना है। और ये तीनों चीज़ें दोस्ती यारी साथ में यूनिटी के साथ ये तीनों दुनिया पर राज कर रहे हैं, है ना। क्योंकि सभी जीवों में तो ये मिलता है, न्यूक्लियोटाइड सभी जीवों में मिलता है, और ये बना है किससे, आपके नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से। तो ये तीनों दोस्त मिलकर दुनिया पर राज करना भाई, इसमें कोई दो मत वाला बात नहीं है ना। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है कि जिसमें केवल शुगर और नाइट्रोजनस बेस हो। यहाँ पर 3 कंपोनेंट है ना, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। लेकिन न्यूक्लियोसाइड हम किसको बोलते हैं, कि जिसमें केवल शुगर हो और नाइट्रोजनस बेस हो। मतलब हमने किसको साइड कर दिया, फॉस्फेट ग्रुप को साइड कर दिया, किसको, फॉस्फेट ग्रुप को, है ना। अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तब ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड। लेकिन फॉस्फेट ग्रुप अगर साइड हो जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। इसको अभी समझते हैं यार अच्छे से, है ना। देखिए, ATP न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लियोसाइड, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको आप देख के बताइएगा, है ना, कि क्या है, न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये है संरचना, ठीक है। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना है, किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। इसमें आप देखिए, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप है, पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है,
ठीक है। अब मैं बोला क्या हूँ, अगर ये तीनों साथ में हैं तो फिर ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। लेकिन अगर हम फॉस्फेट को हटा देते हैं, साइड कर देते हैं, है ना, ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि हम किसको साइड कर दिए, फॉस्फेट को। लेकिन जब फॉस्फेट को वापस बांध देते हैं, यहाँ पर टाइड कर देते हैं, टाइड मतलब बांधते हैं, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। नाम से समझना है, बायोलॉजी टर्म का खेल है ना। आप अगर टर्म्स से इसको सीख गए, टर्म से इसका अर्थ निकालना सीख गए, तो आपके लिए सारा चीज़ आसान हो जाएगा। एक्स्ट्रा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर। तो एटीपी न्यूक्लियोटाइड है, फिर न्यूक्लियोसाइड, ये आप बताइए। यहाँ पर मैं एटीपी की संरचना ला देता हूँ, ये है ना, ये है एटीपी। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है, एक पेंटोज शुगर है, और यहाँ पर 3 ठो फास्फेट लगा है। अब बताइए कि न्यूक्लियोटाइड है या फिर न्यूक्लियोसाइड, है ना। अगर इसमें फॉस्फेट नहीं रहता तब ये रहता न्यूक्लियोसाइड, लेकिन इसमें तो 3 ठो फॉस्फेट है भाई, तो फिर ये क्या हो गया, न्यूक्लियोटाइड, है ना। मतलब एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। क्लियर। चलिए अब हम इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ये तीनों जो संरचनाएं हैं, क्या है नाइट्रोजनस बेस, क्या है पेंटोज शुगर, क्या है फॉस्फेट ग्रुप, उसके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजनस बेस क्या है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो एक हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप है। क्या है, हेट्रोसाइक्लिक ग्रुप। हेट्रोसाइक्लिक का मतलब समझ रहे हैं ना, जिसमें साइकिल है लेकिन डिफरेंट साइकिल है ना। कई डबल रिंग वाला साइकिल है, कई सिंगल रिंग वाला साइकिल है। इसी कारण से इसको बोले हम हेट्रोसाइक्लिक। क्या बोले हैं, हेट्रोसाइक्लिक। ये वाटर इनसॉल्युबल है ना, मतलब पानी में नहीं घुलते हैं, ठीक है। एरोमेटिक है। एरोमेटिक का मतलब सुगंधित है, ऐसा नहीं भाई एकदम सुगंध आ रहा है अगरबत्ती जला दी, ऐसा नहीं। एरोमेटिक का मतलब यहाँ पर है बेंजीन रिंग से। किससे, बेंजीन रिंग से। इसमें बेंजीन रिंग पाई जाती है, बेंजीन रिंग के जैसी संरचनाएं मिलती हैं इसमें, इस कारण से इसको बोले हम एरोमेटिक रिंग, ठीक है। अब इसमें नाइट्रोजनस बेस है ना। ये 3 चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फास्फेट। तो यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस शुगर से कौन से कार्बन से जुड़ा है करके अगर पूछते हैं तो ये जुड़ा है कौन से कार्बन से, पहले कार्बन से। कौन से कार्बन से, पहले कार्बन से। मतलब जहाँ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है वो है पहला कार्बन, उसके नीचे दूसरा, तीसरा, चौथा, और फास्फेट जुड़ा है 5वें कार्बन से। किससे, 5वें कार्बन से। क्लियर। तो ये चीज़ हम आगे देखते हैं, समझते हैं यार अच्छे से, इंटरेस्ट के साथ, है ना, क्या होता है। और अब हम देखेंगे इसके टाइप्स के बारे में। मतलब नाइट्रोजनस बेस है तो कितने टाइप के बेस हैं भाई, हमको बताओ, है ना। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप के। क्या क्या, एक है प्यूरिन्स और एक को बोलते हैं पायरिमिडिन्स। क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स। तो प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें 2 रिंग मिलेगा, मतलब 2 रिंग वाला साइकिल है ये, है ना। और पायरिमिडीन सिंगल रिंग है, ये केवल सिंगल रिंग वाला साइकिल है ना। तो हमने बोला कि बेंजीन रिंग जैसी संरचनाओं से मिलकर बना है ना। तो डबल रिंग है तो इसमें 9 मेंबर्स हैं। कितने, 9 मेंबर्स, है ना। मतलब आप इसको अभी समझोगे आगे जाके कि इसमें 9 मेंबर क्यों बोला जा रहा है, यहाँ पर 9 मेंबर क्यों है करके, है ना। कि 9 मेंबर से मिलकर इसका रिंग बना है ना। तो वो है प्यूरिन्स। पायरिमिडिन्स में कितने मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स। 6 मेंबर्स को मिला के जो रिंग बना है तो वो क्या है, पायरिमिडिन्स। ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। प्यूरिन्स क्या है, नाम छोटा है तो इसकी संख्या, है ना, इसमें रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, मतलब इसकी संरचना बड़ी है। और पायरिमिडिन्स का नाम बड़ा है तो इसमें रहने वाले लोगों की संख्या कम है और इसकी संरचना छोटी है, सिंगल रिंग की है, ठीक है। चलिए प्यूरिन्स क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। प्यूरिन्स 2 डिफरेंट कार्बन नाइट्रोजन रिंग है, मतलब इसकी जो रिंग बनी है वो कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी है ना। तो 2 डिफरेंट रिंग है, एक टर्म को ध्यान देना है ना, 2 डिफरेंट रिंग है, सेम टाइप की रिंग नहीं है। 2 रिंग है लेकिन दोनों अलग अलग टाइप की रिंग है, ठीक है। अब प्यूरिन बेसेस जो हैं वो कॉमन रहते हैं डीएनए और आरएनए में, है ना। प्यूरिन के जो ये यहाँ पर जो बेसेस हैं एडेनिन और गुआनिन, ये दोनों कॉमन रहते हैं डीएनए और आरएनए में। मतलब डीएनए में भी ये पाए जाते हैं, आरएनए में भी ये पाए जाते हैं, मतलब इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम एडेनिन का IUPAC नाम है 6 अमीनो प्यूरिन। क्या है, 6 अमीनो प्यूरिन, है ना। अब इसमें अमीनो ग्रुप
छठवें कार्बन पर रहता है, जो रिंग है उसके छठवें कार्बन पर रहता है। और गुआनिन में ये अमीनो ग्रुप रहता है दूसरे कार्बन पर, है ना। इसका IUPAC नाम है 2-amino-6 ऑक्सीप्यूरिन, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में नहीं आओगे क्या क्या बोल दिया मैं, है ना भाई। संरचना देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा, है ना। ये देखिए आपके पास है संरचना एडेनिन की। यहाँ पर अमीनो ग्रुप कौन से कार्बन पर दिख रहा है आपको? छठवें कार्बन पर। वही बात तो लिखी गई है यहाँ पर, सिंपल, है ना। ये डबल रिंग है, बिल्कुल है। हेट्रोसाइक्लिक है, दोनों रिंग सेम टाइप के हैं क्या? नहीं, डिफरेंट टाइप के हैं, है ना। तो इसको हम इस कारण से बोल रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक और डबल रिंग करके, है ना। ये 9 मेंबर की संरचना है और छठवें पोजीशन पर क्या है? अमीनो ग्रुप है। अब गुआनिन है, क्या? गुआनिन। गुआनिन में क्या लिखा है कि अमीनो ग्रुप दूसरे कार्बन पर है। देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन पर अमीनो ग्रुप है, बिल्कुल है ना। 9 मेंबर्स की संरचना है कि नहीं? ये 9 मेंबर्स की रिंग है। क्लियर? एकदम इजी है ना, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं, आप इसको आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। इसमें यहाँ पर ना एक टर्म लिखा हुआ है, इसको ध्यान से नोट कर लेना आप, है ना। यहाँ पर क्या है? ये एक चार्ट है, इसमें लिखा है न्यूक्लियोटाइड्स के नाम, है ना, कि न्यूक्लियोटाइड किसको किसको हम बोलते हैं। एडिनाइलिक एसिड बोलें तो न्यूक्लियोटाइड ही है वो, है ना। AMP को एडिनाइलिक एसिड, है ना। GMP है तो गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, डीऑक्सीमिथिडाइलिक एसिड, है ना। ये जो नाम है ये न्यूक्लियोटाइड्स के नाम है, ये नोट करना है आपको, है ना। और न्यूक्लियोसाइड के नाम भी है यहाँ पर, कि अगर हम इसमें फास्फेट ग्रुप निकाल देते हैं तब इसको हम क्या बोलेंगे? एडिनाइलिक एसिड है मतलब वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड है, मतलब उसमें फास्फेट है, ठीक है। लेकिन अगर हम फास्फेट निकाल देते हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं? एडिनोसिन, है ना। गुआनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन एंड थाइमिडीन, ठीक है। ये चार्ट नोट कर लेना आप, ये हेल्पफुल है बिल्कुल आपके लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अब हम पढ़ने वाले हैं पैरिमिडीन के बारे में। किसके बारे में? पैरिमिडीन के बारे में। तो पैरिमिडिल सिंगल कार्बन नाइट्रोजन रिंग है, मतलब सिंगल रिंग से बनी हुई संरचना है, ठीक है। पैरिमिडीन सिंगल रिंग से बनी संरचना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल रिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पैरिमिडीन्स के अंतर्गत हमको ना कितने प्रकार के चीज़ें मिलती हैं और ये DNA में समान है या नहीं, यहाँ पर हम देख लेते हैं ना, कि प्यूरिन्स तो समान थे, DNA और RNA में सेम थे वही, लेकिन पैरिमिडीन के केस में ये चीज़ सही नहीं है। DNA में रहता है थायमिन, क्या रहता है? थायमिन, है ना। और यहाँ पर आप देखिए थायमिन, ये थायमिन DNA का कंपोनेंट है, ठीक है। और साइटोसिन, है ना, थायमिन और साइटोसिन दोनों DNA के कंपोनेंट है ना। लेकिन RNA में क्या रहता है? यूरेसिल और साइटोसिन रहता है। यूरेसिल और साइटोसिन किस में है? RNA में, ठीक है। कि थायमिन जो है वो DNA में पाया जाता है, लेकिन RNA में थायमिन नहीं मिलता। तो RNA में क्या मिलता है फिर थायमिन की जगह पर? उसकी जगह पर मिलता है क्या? यूरेसिल। क्या मिलेगा? यूरेसिल, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों की संरचना में आपको केवल एक जगह पर अंतर दिखाई दे रहा होगा, वो है 5वें कार्बन पर। 5वें कार्बन पर थायमिन में क्या जुड़ा हुआ है? मेथिल ग्रुप जुड़ा है। ये 5वें कार्बन पर जो मेथिल ग्रुप है ये इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्या करता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब थायमिन जो है वो मोर स्टेबल है किससे? यूरेसिल से। और इसको स्टेबल बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, है ना? क्योंकि थायमिन में ना रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा है, म्यूटेशन रेट को कम करता है ये, है ना, यूरेसिल की तुलना में। तो शुरू में जब RNA की उत्पत्ति हुई थी तो वो था चंचल टाइप का, है ना, इधर उधर जाके बाइंड कर ले रहा था, कुछ भी बना दे रहा था, है ना। लेकिन बाद में इसको स्टेबल किया गया ताकि इसको हम एक जगह फिक्स कर सके, स्टेबल रख सकें, किसी के साथ जाके मत जुड़ जाए। इसी कारण से हमने यूरेसिल बदल दिया किसके साथ? थायमिन के साथ। फिर हमने ऐसे डबल हेलिक्स संरचना बना दी, उसको बोले हम DNA, ठीक है। सिंपल सी बात, थायमिन DNA में मिलता है और RNA में क्या मिलेगा? यूरेसिल। क्लियर? चलिए आगे हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर के बारे में। किसके बारे में? पेंटोज शुगर। क्या होता है भाई पेंटोज शुगर, है ना। हमने नाइट्रोजनस बेस देख लिया, अब हम पढ़ेंगे पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर 5 कार्बन से बनी हुई संरचना है। कितने कार्बन से? 5 कार्बन से बनी हुई है। और यह एक मोनोसैकेराइड है। क्या है? मोनोसैकेराइड, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब DNA और RNA में
अलग अलग प्रकार के शुगर मिलते हैं, है ना। आरएनए में मिलता है राइबोस शुगर, डीएनए में मिलता है डीऑक्सीराइबोस शुगर, और इसी के आधार पर तो इसका नाम दिया गया है ना। अगर मैं बोलूँ आपको कि दोनों शुगर में से पहले कौन सा आया करके, तो आपका आंसर होना चाहिए राइबोस शुगर, क्योंकि आरएनए से बाद में डीएनए की उत्पत्ति हुई, मतलब पहले राइबोस शुगर ही आया होगा ना, उसके बाद क्या आया, डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। अब इसका नाम भी उसके आधार पर दिया गया है ना। डीऑक्सी टर्म का मतलब क्या होता है अभी समझते हैं। देखिए, डीऑक्सीराइबोस शुगर में दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन एटम की कमी पाई जाती है, इसी कारण से इसको हम नाम देते हैं डीऑक्सी। डी मतलब होता है कमी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन कौन से पोजीशन पर, दूसरे कार्बन पर, ठीक है, शुगर के दूसरे कार्बन पर, ठीक है। अब इसको हम कार्बन, ये जो नंबर्स है ना, कार्बन को, उसको हम प्राइम मार्क से ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसको प्राइम मार्क से क्यों डिनोट करते हैं मालूम, ताकि हम पोजीशन जान सके कि इसके कौन से पोजीशन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, कौन से पोजीशन से फॉस्फेट जुड़ा है, ठीक है। इसी कारण से इसको हम ऐसा मार्क करते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास है एक, ये है आरएनए की संरचना, किसकी, आरएनए की। अब इसमें आप देख सकते हैं कि पहले कार्बन पर ये जुड़ा है सिंगल रिंग वाला, मतलब ये क्या है, पायरिमिडीन है, एक ठो क्या है, पायरिमिडीन, ठीक है। अब 5वें कार्बन पर क्या जुड़ा है, फॉस्फेट जुड़ा है। तो इससे हमको पता चल जाता है ना, इसको प्राइम मार्क में क्यों डिनोट कर रहे हैं। ये पहले कार्बन पर जुड़ा है नाइट्रोजनस बेस, 5वें कार्बन पर जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप। क्लियर। चलिए, अब इसका अंतर हम कैसे निकालते हैं कि दोनों के शुगर में अंतर है भाई, है ना। यहाँ पर आपके पास है, देखिए क्या है, ये है आपका डीएनए, क्या है, डीएनए। सारी संरचनाएं आपको सेम दिख रही होंगी, केवल और केवल दूसरे कार्बन पर आपको OH की जगह क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन, है ना। मतलब इसमें दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो यहाँ पर केवल क्या बचा है, हाइड्रोजन, ठीक है। इसी कारण से तो इसका नाम दिया गया क्या, डीऑक्सी, दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। चलिए, ये हो गया शुगर दो प्रकार के, एक हो गया आपका डीएनए का डीऑक्सीराइबोस शुगर, और एक हो गया आपका आरएनए का राइबोस शुगर। क्लियर। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे, है ना। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के बारे में हम देखते हैं ना, कि फॉस्फेट ग्रुप जो इसको एसिडिक नेचर देता है ना, ये है आपके पास फॉस्फेट ग्रुप। क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप हमने अभी जस्ट देखा, ये किस कार्बन से जुड़ा हुआ था, 5वें कार्बन से। किससे, 5वें कार्बन से, ठीक है। शुगर मॉलिक्यूल के 5वें कार्बन से जुड़ा हुआ था ये फॉस्फेट ग्रुप। ये जब जुड़ता है शुगर से, उस टाइम पे बॉन्ड बनता है एक प्रकार के, उसको बोलते हैं स्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, स्टर बॉन्ड। लिपिड में भी तो पढ़े ना स्टर बॉन्ड के बारे में, एक एल्कोहल और एक एसिड जब जुड़ता है तो स्टर बॉन्ड बनता है। तो फास्फोरिक एसिड है और शुगर में है एल्कोहल, OH ग्रुप, है ना। तो जब एसिड और एल्कोहल मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, स्टर बॉन्ड, है ना, ठीक है। तो ये फॉस्फेट जो है वो शुगर से मिलता है, तो ये बॉन्ड बनाता है स्टर बॉन्ड। कौन सा, स्टर बॉन्ड, इसको फास्फोस्टर बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड बनता है किसके किसके बीच, 5वें कार्बन पर तो जुड़ ही रहा है, वहाँ पर एक बॉन्ड बनता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तीसरे कार्बन पर भी, है ना। कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर आता है तो उसका तीसरा कार्बन है तो उससे जुड़ा रहता है। मतलब यहाँ पर 2 स्टर बॉन्ड मिलेंगे हमको, है ना। 2 स्टर बॉन्ड मिलेंगे ना, नहीं मिलेंगे क्या, देखिए यहाँ पर हमको 2 स्टर बॉन्ड मिलेंगे, ठीक है। कैसे, एक फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 2 जगह पर जुड़ रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड के 5वें कार्बन पर और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन पर। मतलब 2 जगह पर ये जो बॉन्ड बना रहा है, इस कारण से इसको हम बोलते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नहीं समझ में आया, चलो समझाता हूँ आपको अच्छे से, है ना। देखिए यहाँ पर है, ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, है ना। मान लो एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डीएनए का है, कैसे बोलें, क्योंकि यहाँ पर थायमिन है इस कारण से, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये जो शुगर है, इसके बगल में आपको फॉस्फेट ग्रुप दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, है ना, PO4 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये 2 जगह बढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखिए 2 जगह पर बॉन्ड बढ़ रहे हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा है, 2 शुगर से जुड़ा है ना, 2 शुगर से जुड़ा है। तो ये जो बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। क्योंकि 2 जगह है ना, फास्फो मतलब फास्फोरस जुड़ा है, ठीक है। अब डाइएस्टर मतलब 2 जगह पर स्टर बॉन्ड है, इस कारण से इसको बोलेंगे हम फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर आप देखिए कि एक ये जो
नाइट्रोजनस बेस है ना, ये है साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन। ये जुड़ा हुआ है पहले कार्बन से, तो पहले कार्बन से जो जुड़ा है तो कोई ना कोई बॉन्ड बनाकर तो जुड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड कहलाता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, हम आपको जोड़ के बताते हैं डीएनए कैसे बनते हैं। ये तो सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो लेकिन डीएनए रहता है डबल स्ट्रैंडेड, तो इसको जोड़ते हैं एक डबल स्ट्रैंड कैसे बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए हमारे पास क्या है, ये एक क्या है, डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। क्या है? न्यूक्लियोटाइड। क्लियर? अब इसमें ये जो ऊपर है ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये जो नीचे आपको दिखा है पर्पल कलर में दिख रहा है, ये है आपका पेंटोस शुगर। कौन सा शुगर? पेंटोस शुगर, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस है राइट साइड में। अब ये है डबल स्ट्रैंडेड, तो ऐसे ही न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है क्या, अब हमारा डबल स्ट्रैंड। दूसरा स्ट्रैंड भी क्या है, इसी टाइप की संरचना से मिलकर बनेगा, तो इसको हम जोड़ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हम जोड़ लिए इसको, ठीक है। तो ये उल्टा क्यों बनाया हूँ, ये चीज़ आपको बाद में पता चलेगा, है ना, कि ये एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, है ना, उल्टा चलते हैं। एक स्ट्रैंड सीधा जा रहा है तो दूसरा उल्टा आ रहा है, एक आगे जाता है एक पीछे साइड आता है, ऐसा। तो ऐसे जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 5वां कार्बन ऊपर की तरफ दिखा रहा है और यहाँ पर 5वां कार्बन नीचे की तरफ दिखा रहा है। फॉस्फेट जुड़ा है ना, तो नीचे की तरफ दिखा रहा है। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड है जिसके द्वारा ये दोनों जुड़े हैं, है ना, ये बॉन्ड कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहलाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब डीएनए में हम 3 बॉन्ड पढ़ते हैं। एक होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जो फॉस्फेट जुड़ा है शुगर से, वहाँ पर एक को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये जुड़ा है किसके साथ, नाइट्रोजनस बेस के साथ, ठीक है। और एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो 2 नाइट्रोजनस बेस को जोड़ने के लिए बना है। क्लियर? समझ में आ गया? एकदम इजी है, आप टेंशन मत लो, एकदम आसानी से समझ जाने इसको, है ना। डीएनए में कितने प्रकार के बॉन्ड देखने को मिले? 3 प्रकार के। एक को बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, एक को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच है? 2 नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना है, 2 नाइट्रोजनस बेस को जोड़ना है तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड यूज़ करते हैं। अगर नाइट्रोजनस बेस को शुगर के साथ जोड़ना है तब ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यूज़ करते हैं। अगर फॉस्फेट को शुगर के साथ जोड़ना है तो वहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यूज़ करते हैं। क्लियर? सिंपल, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। क्या देखेंगे? फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, क्या क्या काम है इसका, क्या क्या फंक्शन है वो देखते हैं, है ना। ये क्या करता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन बनाता है। न्यूक्लियोटाइड का काम क्या है? न्यूक्लिक एसिड बनाना, है ना। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ के क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड। चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, वो सब किससे बने हैं? न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। किससे? न्यूक्लियोटाइड से, ठीक है। अब इनको बोला जाता है, न्यूक्लियोटाइड्स को, इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। मतलब इनके पास इंफॉर्मेशंस है ना, हमारे मम्मी पापा के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया वो किसके पास है? न्यूक्लियोटाइड के पास, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशंस इकट्ठा होते हैं, एक लंबी चैन बनाएंगे, वो कहलाएगा आपका क्या? न्यूक्लिक एसिड। सिंपल, डीएनए या फिर आरएनए। क्लियर? अब ये एनर्जी करेंसी की तरह भी काम करते हैं, एटीपी जीटीपी बनाने में भी ये हेल्प करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। ये एक प्रिकर्सर की तरह काम करते हैं बहुत सारे कोएंजाइम्स के लिए, जैसे NAD+, NADP+, FAD या फिर कोएंजाइम A। प्रिकर्सर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि इसकी शुरुआत होती है इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से, इनके बनने की। ये जो कोएंजाइम्स हैं इनकी शुरुआत होती है न्यूक्लियोटाइड से बनने की, ठीक है। चलिए, अब बहुत सारे सेकेंडरी मैसेंजर्स जैसे कि साइक्लिक AMP, CGMP, ये सब क्या है? इनके लिए प्रिकर्सर की तरह काम करता है। कौन? न्यूक्लियोटाइड। ये साइक्लिक AMP है ना, ये सब क्या है, ये हम बाद में समझेंगे बहुत अच्छे से, है ना। अभी केवल आप इसको नोट करके रखिए, ठीक है, क्या है इसका, क्या फंक्शन है, ठीक है। ATP जो है बोला जाता है केमिकल लिंक, है ना। ATP को बोला जाता है एक लिंक है, ATP को बोला जाता है एक प्रकार का लिंक, एक प्रकार का लिंक। ये एनाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है और कैटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है। किसी चीज़ को तोड़ना है तो भी एनर्जी चाहिए, किसी चीज़ को बनाना है तो भी एनर्जी चाहिए। मतलब समझ रहे हैं ना। एटीपी का यूज़ दोनों तरह से करते हैं, एनाबॉलिज्म में भी और कैटाबॉलिज्म में भी। एनाबॉलिज्म मतलब किसी चीज़ को बनाना, कैटाबॉलिज्म मतलब किसी चीज़ को काटना या फिर तोड़ना। कैटा मतलब काटना, है ना, ऐसा समझेंगे। तो एनाबॉलिज्म में भी एटीपी यूज़ हो रहा है,
कुछ चीज़ बनाने में भी एटीपी यूज़ हो रहा है और किसी चीज़ को तोड़ने में भी एटीपी यूज़ हो रहा है, मतलब एनर्जी दोनों में लगेगी। इस कारण से इसको बोलते हैं हम केमिकल लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। क्लियर? चलिए, तो आज का लेक्चर हो गया ख़त्म। नेक्स्ट लेक्चर में हम चारगाफ रूल के बारे में देखें, डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना, डीएनए के टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और दूसरे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन लोग को भी शेयर कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो बिल्कुल आप उनकी मदद कीजिए, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।